जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के इतिहास के बारे में। पहले वीडियो में हमने बात की कि राजस्थान का एकीकरण कैसे हुआ। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो हमारे चैनल में जाइए और राजस्थान का एकीकरण देखिए। पूरा प्रोसेस बता रखा है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। राजस्थान का एकीकरण आपको पूरा याद हो जाएगा। आज हम बात करेंगे नए टॉपिक के साथ राजस्थान का इतिहास, और राजस्थान के इतिहास में कौन कौन से इतिहास आएंगे और कौन कौन से शासनकाल में कौन कौन से युद्ध हुए, उसके बारे में सारा आज के और अगले जो वीडियो क्लासेज आएगी उसमें आपको बता दिया जाएगा। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान के इतिहास के बारे में। तो थोड़ी बहुत जानकारी हम इतिहास की दे देते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि इतिहास किसे कहते हैं। इतिहास जो हम पिछली बातें पढ़ते हैं या फिर लोगों से जुड़ने की कोशिश करते हैं पिछले लोगों से, उन्हें हम इतिहास कहते हैं। तो अब हम बता देते हैं भी इतिहास के जो विश्व के जनक है उसे किसे कहते हैं। यानी विश्व जनक इतिहास के किसे कहते हैं, जनक या पिता कह दो आप। यानी जो विश्व का जनक है इतिहास का वो है हेरोडोटस। हेरोडोटस विश्व का ये जनक है इतिहास का। अगर हम राजस्थान की बात करें भी, राजस्थान का जनक कौन सा है, तो राजस्थान का जनक है हमारा इतिहास का कर्नल जेम्स टोड। कौन सा है? कर्नल जेम्स टोड। यहाँ पर आप देख सकते हो कर्नल जेम्स टोड। ये राजस्थान का इतिहास हो गया। और एक इतिहासकार है मील। वो मील है जो दोस्तों इतिहास को 3 भागों में उसने डिवाइडेशन किया इतिहास का। कौन कौन से है वो 3 भाग, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जो इतिहास के जो 3 भाग है वो कौन कौन से हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे पहला जो हमारा इतिहास का भाग है वो है प्राचीन, और दूसरे की हम बात करें तो वो है मध्यकालीन। यहाँ पर आप देख सकते हो मध्यकालीन। और तीसरे की हम बात करें, तीसरे भाग की, तो वो है आधुनिक। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आज हम बात करेंगे मध्यकालीन के बारे में बताने वाला हूँ। राजस्थान का जितना भी इतिहास होगा वो मध्यकालीन इतिहास होगा। यहाँ पर आप जो इतिहास के बारे में हमने जानकारी दे दी है। और आज जो हम बात करेंगे वो मेवाड़ के इतिहास के बारे में बात करेंगे। मेवाड़ का इतिहास। क्योंकि दोस्तों अगर आपको मेवाड़ का इतिहास ही नहीं आएगा तो दूसरे जो राज्य के इतिहास है वो आपको कभी नहीं आएंगे। क्योंकि मेवाड़ का इतिहास ही इतना अच्छा है कि आपको अगर ये आपको पूरा आ गया तो समझ लो कि आधा राजस्थान का इतिहास तो आपको ऐसे ही आ गया। तो चलो हम मेवाड़ के इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, वीडियो को 2-3 बार देख लेना, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो। तो चलो मेवाड़ के इतिहास के बारे में आज हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या होने वाला है। तो मेवाड़ का इतिहास, अगर हम मेवाड़ के इतिहास में सबसे पहले बात करें तो मेवाड़ के भौगोलिक क्षेत्र की भी, उसका विस्तार कहाँ तक और कैसा है। तो मेवाड़ का भौगोलिक विस्तार, इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है, कौन कौन से जिलों में है। और एक जिला होता है, ये समूह होता है, उसको एक यहाँ पर कह देते हैं। जैसे मेवाड़ हो गए तो इसमें 5-6 जिले एक मिला के बना देते हैं, उसको मेवाड़ कहते थे। इसी तरह वागड़ हुआ या फिर अन्य हुआ, इसी प्रकार से होते हैं। तो मेवाड़ का विस्तार कौन कौन से जिलों में हुआ, तो सबसे पहले यहाँ पर हुआ पहले में चित्तौड़ में। इसके बारे में आपने बहुत सारी बातें भी सुनी होगी। चित्तौड़ के बारे में आपने नाम तो सुना होगा। और दूसरा है उदयपुर। तीसरा है हमारा राजसमंद। चौथा अभी नया बनाया अशोक गहलोत द्वारा सलूम्बर, ये उदयपुर से ही लिया गया है। सलूम्बर को उदयपुर से ही लिया गया है। 5वां होगा हमारा भीलवाड़ा। 6वां होगा हमारा प्रतापगढ़ वागड़ क्षेत्र में आ जाता है, लेकिन कुछ इसके आंशिक भाग वो इसमें उदयपुर और चित्तौड़ से लिए गए, इसलिए इसमें ले लिया जाता है। इसमें मेवाड़ में इसके आंशिक भाग को मेवाड़ में ले लिया जाता है, प्रतापगढ़ को। तो ये हो गए इसका चित्तौड़गढ़ हो गए, चित्तौड़ हुआ, उदयपुर हुआ, राजसमंद हुआ, सलूम्बर हुआ, भीलवाड़ा हुआ और प्रतापगढ़ हुआ। ये 6 जिले हैं जो मेवाड़ कहलाता है। इसका विस्तार है इतना। अब हम बात करते हैं मेवाड़ के प्राचीन नाम के बारे में। तो मेवाड़ के प्राचीन नाम कौन कौन से, यहाँ पर आप देख सकते हो मेवाड़ के प्राचीन नाम। तो मेवाड़ का पहला प्राचीन नाम है मेदपाट। अब ये मेदपाट क्यों रखा गया है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले मेवाड़ में मेर या फिर मेद या फिर मेव जाति के लोग रहते थे, इसलिए इसको मेदपाट कह देते हैं।
और दूसरा नाम क्या है इसका, प्रागवाट। प्रागवाट। अब प्रागवाट कैसे पड़ा इसका नाम, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ी और पठारी क्षेत्र है, इसलिए इसको प्रागवाट भी कह देते हैं। और तीसरा है सिवी जनपद। अब ये सिवी जनपद क्या है, सिवी भी एक जाति थी जो दक्षिण से आकर यहाँ पर रहने लग गए थे। सिवी जनपद, अगर आप इसको जनपदों के बारे में पढ़ेंगे, आप राजस्थान का इतिहास पढ़ोगे प्राचीन का, उसमें आपको सारे जनपद आ जाएंगे, भाई कौन कौन से जनपद कहाँ और कैसे हुए और ये कैसे हुआ। तो अब सिवी जनपद की हम, आपको तो कुछ नहीं, बस मोटा मोटा इनका नाम याद रखना। अभी प्राचीन नाम कौन कौन से, मेदपाट, प्रागवाट, सिविजन। अब हम बात करते हैं इसके सिविजन की राजधानी कौन सी थी। सिविजन की राजधानी तो ये थी मध्यमिका, या फिर इसको नगरी भी कर सकते हो आप, नगरी, या इसको वर्तमान में कहते हैं चित्तौड़। ये इसकी राजधानी थी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पर आपको बता दिया अभी इसका भौगोलिक विस्तार कितना है, वो कैसा है, और मेवाड़ के जो प्राचीन नाम है इसके बारे में हमने बात कर ली। अब जो हमारा अब जो आगे पढ़ने वाले हैं उसके बारे में पढ़ेंगे कि सबसे पहला हमारा वंश आता है गुहिल वंश। तो गुहिल वंश कहाँ से आया, कैसे हुआ और किस तरह इसका विस्तार हुआ, उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। भी गुहिल वंश क्या है, तो कौन से वंश के बारे में बात करेंगे आज हम, गुहिल वंश के बारे में। ये कैसे हुआ और कहाँ से आया। गुहिल वंश की अगर हम बात करें तो इसको, ये सूर्यवंशी हिंदू राजा होते हैं इसके। गुहिल वंश के सूर्यवंशी हिंदू राजा होते थे इसके, हिंदू राजा। और जो ये गुहिल वंश है ये 24 शाखाओं में इसका विभाजन किया गया था। 24 इसकी ब्रांच थी, 24 शाखाएं। और ये 24 शाखा बताने वाले कौन कौन थे, वो थे मुणोत नेणसी, एक था कर्नल जेम्स टोड। इन दोनों ने गुहिल वंश की कितनी शाखाएं बताई, 24 शाखाएं। कर्नल जेम्स टोड। अब ये इसकी प्रमुख शाखा कौन सी है, प्रमुख शाखा इसमें मेवाड़ है। प्रमुख शाखा कौन सी है, मेवाड़। मेवाड़ के अलावा भी हमने पहले बात की भी प्रतापगढ़ हो, वागड़ क्षेत्र, वागड़ क्षेत्र में भी इसकी गुहिल वंश की नींव थी। वागड़ में भी ये था, इसकी शाखा थी वागड़ में, वागड़। और उसके बाद वागड़ हो गया, एक है जयपुर में चाटसू, ये प्राचीन नाम है और वर्तमान में इसको चाकसू के नाम से जानते हैं। और एक हो गई हमारे कल्याणपुर, जो गुजरात में है, कल्याणपुर। यहीं पर ही नहीं, राजस्थान में नहीं, अनेक राज्यों में भी थी, जैसे महाराष्ट्र में मराठा आपने पढ़ा ही होगा, वो यहीं से गए थे गुहिल वंश और मराठा की नींव रखी। और भारत में और राजस्थान में नहीं, विदेश में भी थे ये, विदेश में थे एक नेपाल में भी गुहिलों ने शासन किया। और अलग अलग प्रकार मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ भी इसमें क्या क्या हुआ और ये क्या। और जैसे इसमें विश्व में बात करें, विश्व के प्राचीनतम वंश है ये, प्राचीनतम दीर्घकालीन यानी लंबे समय तक चलने वाला दीर्घकालीन, और दीर्घकालीन के बाद शासन, ये लंबे समय तक चलने वाला शासन है गुहिल वंश। और एक मुस्लिम इतिहासकार था फरिश्ता। कौन था, मुस्लिम इतिहासकार फरिश्ता। उसने एक बात कही, उसने क्या बात कही फरिश्ता ने, कि इस्लाम धर्म से पहले भी गुहिल वंश था, यानी ये दीर्घकालीन है और लंबे समय से चलने वाला है। तो इस प्रकार ये गुहिल वंश हुआ। अभी गुहिल वंश की स्थापना किसने की, इसके बारे में पढ़ते हैं भी गुहिल वंश की कैसे कैसे इसका विस्तार हुआ और किस तरह ये आया। अब गुहिल वंश के बारे में हम बात करते हैं कि इसका किस तरह से इसका विस्तार हुआ। तो गुहिल एक राजा था और इसका अलग नाम भी है, गुहादित्य नाम से भी जानते हैं इसको, या फिर गुहिलादित्य। इसकी स्थापना हुई, यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसकी स्थापना की गई थी, गुहिल वंश की स्थापना की गई थी 1566 ईस्वी में। अब इसमें कर्नल जेम्स टोड बताता है कि, कर्नल जेम्स टोड क्या बताता है भाई, ये कहाँ का था, शिलादित्य इसके पिता के बारे में बताता है कि ये कर्नल जेम्स टोड बताता है कि गुजरात के
वल्लभी क्षेत्र के राजा शिलादित्य का पुत्र गुहादित्य था। ये बताता है कि इसके पिता कौन थे, शिलादित्य। इसकी मम्मी का नाम भी बताता है, वो क्या बताता है, पुष्पावती। अब ये पूछते हैं कि अगर गुहिल यहाँ से आया तो ये भी कहीं से आया होगा। तो फिर कर्नल जेम्स टोड इसके बारे में बताता है कि ये एक गुज्जर समाज के जो एक कहर जिला था, कहर जो राज्य था, उसमें एक ब्राह्मण रहता था, बीजादित्य या फिर दीवादित्य। इसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था सुभागा। क्या नाम था पुत्री का, सुभागा। इसकी शादी करवा दी किसने, बीजादित्य ने। फिर शादी की जो पहला दिन होता है, शादी का पहला दिन सुहागरात, सुहागरात के दिन ही विधवा हो गई। क्या हो गई, विधवा। यहाँ पर पहली रात में ही ये विधवा हो गई। तो ससुराल वाले तो रखेंगे नहीं, क्योंकि पति को निकल गई तो रखेंगे नहीं। तो ये कहाँ चली जाती है, फिर वापस बीजादित्य के पास आ जाती है, क्योंकि पापा ही प्रिय होती है तो वापस यहाँ पर आ जाती है और इसके पास रहने लग जाती है। तब बीजादित्य सुभागा को एक मंत्र सिखाता है। उस मंत्र का नाम है बीज मंत्र, और ये सूर्य भगवान का बीज मंत्र है। इसके नियम सिखाता है और सारा जो बीज मंत्र इसको सिखा देता है। अब सुभागा कुछ समय बाद एक दिन ये उसका गलत उपयोग कर लेती है, नियम तोड़ देती है और गलत से इसका उपयोग कर लेती है। तो सूर्य भगवान प्रकट हो जाते हैं और ये गर्भवती हो जाती है। कौन, ये सुभागा गर्भवती हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे सुभागा बीज मंत्र सिखाने के बाद इसका गलत उपयोग कर लिया और जो नियम सिखाए उनका पालन नहीं किया, तो ये गर्भवती हो गई। तो फिर बीजादित्य को पता नहीं चला थोड़े दिन, तो फिर इसकी सुभागा ढोल के ऊपर आई तो पता चलने लग गया कि ये गर्भवती। फिर इसको ये बीजादित्य सोचता है कि पहले ही पति को मार के आ गई है, पहले ही कलंकित हो गया, पता नहीं कहाँ काला मुंह करवा के ये। तो फिर ये इसको भेज देता है वल्लभी। कहाँ भेज देता है, वल्लभी में फिर समय होने के बाद ये इसके शिलादित्य हुआ। इस तरह ये कहानी चली। फिर शिलादित्य जब बचपन में खेलने जाता अपने साथियों के साथ, तो शिलादित्य के साथी पूछते थे कि ये खिलौने में तेरे लिए तो तेरे पापा ही नहीं है, चॉकलेट कौन लाएगा, खिलौने कौन लाते हैं, तेरे लिए तो लाते ही नहीं है, चॉकलेट नहीं लाते, हमारे लिए तो लाते हैं। फिर ये शिलादित्य अपने मम्मी के पास आता है, सुभागा के पास। ये बोलता है मम्मी मेरे पापा कौन है। तो ये कहती है तुझे बाहर जाना ही नहीं है, खेलना ही नहीं है, अंदर ही खेल। तो ये सब इसी तरह इसको अंदर रखती थी। फिर ये किशोरावस्था में आ गया। फिर इसके बाद सुभागा एक दिन खाना बना रही थी, तो खाना बनाते बनाते ये बना रही थी, तो फिर शिलादित्य आया, कुल्हाड़ी लेके आया और उसके सामने कुल्हाड़ी की धार लगा रहा था। तो सुभागा से बोला शिलादित्य कि मम्मी आज रोटियां कम बनाना। तो सुभागा ने पूछा क्यों, तू नहीं खाएगा क्या। तो फिर शिलादित्य बोलता है कि मैं तो खाऊंगा लेकिन तू नहीं खाएगी। तो सुभागा बोलती कैसे। तो वो बोलती है कि ये शिलादित्य बोलता है इसको कि अगर आज या तो तू मेरे पिताजी कौन है ये बता, या फिर आज तेरी गर्दन अलग होगी कुल्हाड़ी से। तो ये फिर अब सूर्य भगवान के पुत्र है तो ऐसे होंगे। तो ये फिर सुभागा सोचती है कि मन में सूर्य भगवान को याद करती है, हे सूर्य भगवान देख तुम्हारी औलाद कैसे नीच हरकत कर रही है। तो फिर सूर्य भगवान प्रकट होते हैं और इसको कहते हैं ए पुत्र इधर देख, मैं हूँ तेरा बाप। और ये बोलती, वो सूर्य भगवान बोलते हैं इसको क्यों परेशान कर रहा है, मैं हूँ तेरा पिता। फिर ये बोलता है शिलादित्य पिताजी आप इतने दिन कहाँ पर गए, हमारे लिए चॉकलेटें नहीं लाए, खिलौने नहीं लाए। फिर सूर्य भगवान इनको एक पत्थर देते हैं और वो बोलते हैं कि अगर इस पत्थर से तू जिस चीज़ को टच करेगा वो तुम्हारी हो जाएगी। तो पहले छोटा था तो किशोरावस्था में था, तो वो सोचता है कि पिताजी मजाक कर रहे होंगे, वो चले जाते हैं और फिर इसको पत्थर देते हैं तो वो एक ताक में रख देता है। तो वो रख देता है। फिर कुछ समय बाद इसको याद आता है कि ऐसे हमारे को पत्थर दिया गया था। फिर यह जाता है शिलादित्य वल्लभी के राजा के राज दरबार में। जब ये वल्लभी के राजा के राज दरबार में जाता है तब ये राज दरबार की जो वहाँ पत्थर को टच कर देता है, तो वहाँ का राजा नतमस्तक हो जाता है और वहाँ का राजा शिलादित्य बन जाता है। ये कर्नल जेम्स टोड बता रहा है, कहानी मैं नहीं बता रहा हूँ, ये कर्नल जेम्स टोड की कहानी है। और इसी तरह ये शिलादित्य फिर इसका राजा बन जाता है वल्लभी का। गुजरात में है ये क्षेत्र। और फिर ये शादी कर लेता है बहुत सारी रानियों से। और एक आबू की जो आबूस्तान आप जानते हो, आबूस्तान की जो राजकुमारी थी पुष्पावती,
फिर ये आबू की जो राजकुमारी थी वो कौन थी? पुष्पावती। फिर इसे शादी करता है शिलादित्य, और फिर कुछ समय बाद ये भी गर्भवती हो जाती है। और जब महिलाएं गर्भवती होती है तो वो पहले ये सोचती कि जो मेरी कोख से पहले लाल ही निकले, तो ये अपने पीहर चली जाती है आबू में, और वहाँ अम्बा माता का जो मंदिर है वहाँ जाती है, अम्बा माता के दर्शन करने के लिए वहाँ चली जाती है, क्योंकि वो चाहती है कि मेरे कोख से लाल ही निकले, और वो चली जाती है। जैसे वो चली जाती है, फिर मलेच्छों द्वारा वल्लभी पर अटैक हो जाता है, और शिलादित्य उनसे लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। जब वो वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं तब ये दर्शन करके वापस जा रही होती, तब वहाँ के जो रास्ते में एक ब्राह्मण मिले इनको, और ऐसे नॉर्मल महिला तो नहीं थी, भी टोकरी ऊंची और निकल गई। और फिर जो वो जा रही थी तो एक टोली के साथ जा रही थी, तो ब्राह्मणों ने पूछा आप कौन हो, कहाँ जा रही हो? तो इन्होंने कहा कि मैं वल्लभी के राजा शिलादित्य की रानी हूँ। तो फिर ब्राह्मणों ने कहा कि शिलादित्य पर मलेच्छों द्वारा अटैक कर लिया गया और वो वीरगति को प्राप्त हो गया, और बाकी रानियाँ जो सती हो गई। तो फिर पुष्पावती ने कहा कि फिर तो मैं भी सती हूँ। तो फिर ब्राह्मणों ने कहा कि तुम सती नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हारे पेट में जो संतान पल रही है। तो फिर ये पुष्पावती को ये जो ब्राह्मण मिलते हैं वो अपने पास ले जाते हैं, फिर गुफा में ले जाते हैं इसको। और ब्राह्मणों की एक महिला थी कमलावती, उसकी देख रेख में ही इसके पुत्र हुआ, और गुफा को मारवाड़ी भाषा में यानी मेवाड़ भाषा में गुहा कहते हैं। तो फिर इसके जो संतान हुआ उसको ही फिर गुहिल नाम दे दिया, गुहादित्य नाम दे दिया। इस तरह ये गुहिल का इसका निर्माण हुआ। इसी तरह फिर आगे बढ़े हम, तो ये कर्नल जेम्स टोड की कहानी थी। और हम अगर इसको एक सामोली अभिलेख है जो किसका है, अब सामोली अभिलेख के बारे में बात करते हैं, वो शिलादित्य का अभिलेख है। किसका है? शिलादित्य का। तो उसके बारे में हम आपको बता देते हैं कि भी कैसे हैं। तो सामोली अभिलेख के आते आते ये कर्नल जेम्स टोड की कहानी जो खारिज हो जाती है वो कैसे होती है आप देख सकते हो कि सामोली अभिलेख ये अभिलेख किसका है? शिलादित्य का। शिलादित्य। और इस अभिलेख ये कब का है? 566 ईस्वी का ये अभिलेख है ना। तो शिलादित्य इस अभिलेख में वो खुद बोलता है कि मैं गुहिल का 5वां वंशज हूँ। ये बोलता है कि मैं खुद गुहिल का 5वां वंशज हूँ। तो यहाँ आते आते ही जो कर्नल जेम्स टोड की कहानी होती है वो खारिज हो जाती है। जैसे कर्नल जेम्स टोड की भी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि बाहर से आया विदेशी था, वो तो अंग्रेज, तो यहाँ पर आया था तो राजस्थान वालों को पूछता है कि कैसे होते हैं। तो राजस्थान वालों को आपको पता ही होगा कि किसी की कहानी को बताना है तो मिर्च विर्च लगा के चौकी और अच्छी तरह से उसको कहानी बताते हैं। इस तरह इसने बताया, अब इसकी भी कोई गलती नहीं थी कर्नल जेम्स टोड की। और फिर शिलादित्य बताता है कि मैं गुहिल का 5वां वंशज हूँ, और ये प्राचीनतम अभिलेख है। कौन सा? सामोली अभिलेख प्राचीनतम अभिलेख है, अभिलेख। और इसमें और हम बात करें तो एक है वडनगर में सिरोई है, ये सिरोई में है वडनगर। और यहाँ पर ही महाजन समुदाय के जो लोग पलायन कर गए यहाँ से, महाजन समुदाय ये कहाँ चले गए? मेवाड़ आ गए समुदाय। इसके जो प्रमुख थे वो थे जेतक महतर, जेतक उनका नाम था और महतर इनके मुखिया को कहते हैं। तो ये फिर वहाँ पर मेवाड़ पर अरण्यवासिनी या फिर जावर माता का मंदिर बनवाता है। कौन? जेतक महतर, जावर माता का। और ये इनकी बढ़ाई जावर माता ही कहता है कि इसमें इसकी ये तारीफ करता है कि यहाँ पर 18 गायकों से ये मंदिर भरा रहता था। और फिर ये कुछ समय बाद पता नहीं इसकी क्या मन में आई, ये देवबुक नाम गांव में ये अग्नि में प्रवेश हो जाता है। कौन? जेतक महतर अग्नि में प्रवेश हो जाता है। और फिर सामोली अभिलेख अभी उदयपुर में है। कहाँ पर है? उदयपुर। और इसकी और हम बात करें तो अगर आप खनन उद्योग पढ़ेंगे उसके में आपने पढ़ोगे आप जब जावर खनन उद्योग, ये भी इसी में बताता है सामोली अभिलेख। सबसे पहले सामोली अभिलेख ही जावर
खनन उद्योग पर प्रकाश डालता है। ये इसी में है, इसी में बताया जाता है जावर। इसी तरह ये सामूल्य अभिलेख में इसमें बातें बताई गई है। और इसी तरह अब हमारा नेक्स्ट जो होने वाला है सामूल्य गोहिल वंश की हमने बात कर ली, और इसका राजा कौन सा होने वाला है। अब हम बात करेंगे बप्पा रावल। बप्पा रावल एक खूंखार और खतरनाक राजा था, और किस तरह इसने क्या क्या किया अपने जीवन में, और किस तरह इसने अपने जीवन को आगे बढ़ाया और अपने देशभक्ति के लिए लगा दिया, उसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इसी तरह नए नए राजाओं के साथ वीडियो आती रहेगी। अगर वीडियो इसी तरह देखना है तो अवेलेबल क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जैसे नई क्लास अपलोड होगी आपको सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।